इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब समझेंगे। इलास्टिसिटी क्या चीज है? कई बार क्या है, बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, बाद में स्टूडेंट पूछते हैं अच्छा ठीक है एक बार यहां तक तो समझ गए, लेकिन एक बार बताइए इलास्टिसिटी है क्या चीज? तो इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, degree of responsiveness of a commodity या of a variable to changes in another variable। अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज हो तो इससे रिलेटेड दूसरा वेरिएबल कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को ही इलास्टिसिटी कहते हैं। प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो किसी कमोडिटी की, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अभी देखा कि इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? डायरेक्शन ऑफ चेंज को बतलाता है कि प्राइस में चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो चेंज होगा। प्राइस बढ़े डिमांड घटे, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस घटे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ये डायरेक्शन ऑफ चेंज लॉ ऑफ डिमांड बतलाता है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज बाय हाउ मच, अगर प्राइस 10% से बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से घटेगी? दैट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। गेटिंग? तो elasticity is the degree of responsiveness of a variable due to changes in another variable। तो इसका मतलब law of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded to changes in its price। Clear? To changes in factors affecting डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड हुआ। वैसे लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट, जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अभी देखे, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर हैं, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले 8 फैक्टर्स हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, हम लोग 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को खाली लेते हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ऐसे कह सकते हैं, इट इज द degree of responsiveness of quantity demanded या of demand to changes in factors affecting demand। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड वैसे तो 8 फैक्टर हैं, बट यहां इलास्टिसिटी में सिर्फ 3 फैक्टर को लेंगे। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ डिमांड को अगर चार्ट में दिखाते हैं तो ये 3 टाइप के हो गए। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने सिलेबस में नहीं है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने सिलेबस में है। क्लियर? अब इसको चार्ट के फॉर्म में समझेंगे बेटर रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये 3 हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी नहीं है, क्रॉस इलास्टिसिटी सिलेबस में नहीं है। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उससे रिलेटेड 3 टॉपिक हम लोगों को सीखने हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के काइंड्स, टाइप्स या डिग्रीज, 5 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो अभी सीखेंगे। नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके मेजरमेंट के भी 3 मेथड होते हैं, ये भी समझेंगे। और थर्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये समझेंगे। तो पहले हम लोग टाइप्स, डिग्रीज या काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझेंगे। तो ये 5 टाइप के होते हैं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप होते हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, किसी कमोडिटी की डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक तब कहते हैं व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड, याद होगा क्वांटिटी डिमांडेड को डायग्राम में एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाते हैं, क्लियर। तो व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड expands or contracts to any extent without any change in price। मतलब प्राइस सेम रहे, क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनेटली एक्सपैंड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उस कमोडिटी की डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो ऐसी कमोडिटी नहीं होती है, ये इमेजिनरी कंडीशन है। इमेजिनरी एक एक्सट्रीम इलास्टिसिटी कंडीशन है। इस केस में डिमांड का कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और इसकी इलास्टिसिटी को इनफाइनाइट या अनडिफाइंड से डिनोट करते हैं। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर डज नॉट चेंज एट ऑल ड्यू टू एनी चेंज इन प्राइस। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी भी घट जाए या कितनी भी बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई इफेक्ट नहीं हो, तो उस कमोडिटी के डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस केस में डिमांड का कर्व हॉरिजेंटल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ये भी रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। थर्ड टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो किसी कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक तब होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर द सेम। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस सेम हो जाए तो उस कमोडिटी की डिमांड को यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मतलब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन के जैसा होता है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि इस डिमांड के कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कनेक्ट करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं कहीं पर भी डिमांड कर्व को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिला दें तो रेक्टेंगल बनेगा और उन सारे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम होगा। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गया? फिफ्थ टाइप है इलास्टिक डिमांड या हाईली इलास्टिक डिमांड या मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये तब होता है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is more than percentage change in price, then demand for such commodity is called elastic, highly elastic or more than unit elastic। मतलब अगर प्राइस 10% से फॉल हो और डिमांड 50% से राइज हो जाए तो उस कमोडिटी की डिमांड को इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इस केस में डिमांड कर्व फ्लैटर होगा, फ्लैट होगा, क्लियर, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। लास्ट है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड तब होता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज होता है। प्राइस 50% से राइज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से फॉल हो तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। डिमांड कर्व इस केस में स्टीपर होता है क्योंकि एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होता है, इसमें ज्यादा चेंज होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब एग्जाम में कई बार एक ही डायग्राम में
वो 5 इलास्टिसिटी को दिखाने के लिए कहते हैं, या वो ऐसा डायग्राम दे दिया और किसी का नाम पूछ लिया। तो याद रखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक का शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यूनिटरी इलास्टिक बीच में होगा, ठीक है, और इनइलास्टिक 1 और 0 के बीच में होगा, मोर इलास्टिक 1 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। अब इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में 4 मार्क में आ जाता है कि अगर 2 डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इस केस में 2 डिमांड कर्व बना लेंगे, डी डी D1 D1, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसका एक नाम ई दे देंगे। अब चूंकि इलास्टिसिटी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस, और चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो प्राइस को या तो बढ़ा दें या घटा दें। अगर प्राइस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जिस डिमांड कर्व पर क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो वो ज्यादा इलास्टिक है, जो कम चेंज हो वो कम इलास्टिक है। दैट मीन्स फ्लैटर डिमांड कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज मोर इलास्टिक एंड स्टीपर डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक। समझ में आ गया। अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के दूसरे टॉपिक में आते हैं। अभी ये 5 काइंड से सीखा, अब दूसरे टाइप में आते हैं, मेजरमेंट, कि उसका मेजरमेंट करने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शन मेथड। दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले परसेंटेज या प्रोपोर्शन मेथड समझते हैं। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे कैपिटल ई स्मॉल पी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होगा और न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, मतलब Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। यह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, यह परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो गया। तो इस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड परसेंटेज मेथड से निकालते हैं। एंड प्रोपोर्शन मेथड से डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज मीन्स न्यू माइनस ओरिजिनल। क्लियर। अब है दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। एक कंज्यूमर का किसी कमोडिटी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, क्वांटिटी परचेज्ड इनटू प्राइस इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। क्लियर। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी 3 ही होती है, याद रखेंगे। अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन्वर्सली रिलेटेड हो, याद रखेंगे, अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन्वर्सली रिलेटेड हो तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन मोर देन 1 है। याद रखेंगे, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन्वर्सली रिलेटेड हो तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, याद रखेंगे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। लेस देन 1, सेम डायरेक्शन में लेस देन 1। इस पर एमसीक्यू में 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, कई बच्चे इसको गलती कर देंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। याद रखेंगे ये CUET 2028 में जब 12 का बोर्ड देने के बाद CUET देंगे ना, तो अभी 12 में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन CUET में 11 वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। उस समय ऐसे ऐसे क्वेश्चन CUET में आ जाते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे।
और जब टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड प्राइस इज चेंजिंग, दैट मीन्स elasticity is one, unitary elastic demand. Clear? थर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ elasticity और डिमांड, जो कि अब सिलेबस से कट चुका है लेकिन समझ लेते हैं उसको, पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड या आर्क मेथड, ARC आर्क मेथड कहते हैं। डिमांड कर्व y एक्सिस और x एक्सिस को कनेक्ट करके बना लेते हैं। क्लियर? और पॉइंट मेथड में क्या है कि कोई भी पॉइंट ले लेते हैं डिमांड कर्व पर और उस पॉइंट पर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट जो होता है वही इलास्टिसिटी होता है। क्लियर? आर्क मेथड से इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर? अब इलास्टिसिटी और डिमांड से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे 3-4 पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, या कोई भी एक पॉइंट पूछ लिया कि इसका प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, तो वो सारे पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के नेचर को 3 टाइप में बांट देते हैं, नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, नेसेसिटीज होते हैं, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। याद रखेंगे इस बात को। मतलब नेसेसिटी क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, मतलब प्राइस बढ़े या घटे उसकी डिमांड में तो ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन जो कंफर्ट्स होगा वो हाईली इलास्टिक होगा, जो लग्जरियस गुड्स होंगे हाईली इलास्टिक होंगे। क्लियर? और जो नेसेसिटीज होंगी इनइलास्टिक होंगी। ठीक। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइस चेंज हो तो लोग इसकी सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक है? कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं, 700-800 का सिलेंडर उस समय 50,000 लाख रुपए में लोग खरीदते थे, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है? अगर उसका सब्स्टिट्यूट होता तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट खरीद लेते। उसका कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई सब्स्टिट्यूट उस टाइम पर नहीं था, तो इतने प्राइस लोगों को देने पड़ते थे। अगला है इनकम लेवल। देखो, वेरी लो लेवल ऑफ इनकम एंड वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम पर इलास्टिसिटी कम होती है, और मॉडरेट लेवल पर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। एक बहुत ही जो पुअर है, डेली वर्कर है, डेली अर्नर है, अगर वो 20 रुपीज पर केजी राइस परचेज करता है, अगर 40 रुपीज पर केजी होगा तभी वो परचेज करेगा ही करेगा। और जो रिचेस्ट पर्सन है, जो 100 करोड़ में एक प्राइवेट जेट परचेज करता है, अगर 110 करोड़ भी हो जाए तभी वो परचेज कर लेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास है वहां पर तो लॉ ऑफ डिमांड, वहां उसकी तो इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। सैलरी गवर्नमेंट जीएसटी घटा दी, लोगों का इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गई गुड्स की। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया कि जीएसटी घटने के बाद जीडीपी बढ़ा। मिडिल क्लास सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ठीक है? नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्राइसेज। बहुत ही चीप और बहुत ही कॉस्टली गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है, और जो मॉडरेट प्राइस के गुड्स होते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। मैच बॉक्स 1 रुपए की डिब्बी, अगर वो 2 रुपए की हो जाए तो लोग परचेज करना बंद थोड़ी कर देंगे। उसकी प्राइस 100% से बढ़ जाए, 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए पर डिब्बी हो जाए, स्टिल उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
लेकिन मिल्क की प्राइस 80 रुपीज लीटर के बदले में 90 रुपीज लीटर हो जाए, लोगों की सैलरी तो फिक्स्ड है, तब इसकी डिमांड घटा देंगे। नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर किसी कमोडिटी के कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर पाते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और अगर पोस्टपोन नहीं कर पाते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक, अगर कोई चीज अभी ही चाहिए, आज ही चाहिए, कई बार स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, एकदम से मोबाइल पर मैसेज आता है कल लास्ट डेट है, तो मार्केट में भटकने लगते हैं कि कहीं फाइल कहीं से मिल जाए, नहीं है, नहीं है, इस दुकान नहीं है, उस दुकान नहीं है, इस दुकान नहीं है, 100 रुपए की फाइल 500 रुपए में लेके आ जाते हैं, क्योंकि कंजम्पशन द डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। और अगर इसके डिमांड को पोस्टपोन किया जा सके, कोई बात नहीं, न्यू ईयर में जनवरी तक सबमिट करना है तो नहीं परचेज करेंगे, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेज। देखो, जिस कम्युनिटी के यूज ज्यादा होंगे ना, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और जिसके यूज कम होंगे उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज बहुत सारे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बढ़ता है तो हम उसके यूज को घटाते हैं, अरे ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये कम कर दो, ये कम चलाओ। लेकिन अगर यूजेज कम है, जैसे कोई मेडिसिन है, अब एक मेडिसिन जो एक तरह की बीमारी में ही काम आती है, अब कितनी भी प्राइस हो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसका और कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अगला है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट अलग से भी पूछते हैं एग्जाम में। देखो, किसी कमोडिटी के ऊपर अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कम होता है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में मान लो कि मंथली एक्सपेंडिचर किचन का 10,000 रुपीज का है, क्लियर, सॉल्ट के ऊपर 20 रुपीज का है, क्लियर, और मिल्क पर महीने में 3,000 रुपये खर्च करते हैं, तो 20 रुपीज जो सॉल्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो 0.02% हुआ पूरे एक्सपेंडिचर का, और मिल्क के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो 30% ऑफ टोटल किचन एक्सपेंडिचर है। अगर सॉल्ट की प्राइस 20 से बढ़ के 40 रुपीज हो जाए तो क्या सॉल्ट खाना बंद कर देंगे? लेकिन मिल्क 3,000 के बदले में 6,000 का हो जाए तो उसका कंजम्पशन कम कर देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कमोडिटी के ऊपर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कम है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, और अगर किसी कमोडिटी के ऊपर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड कम है तो इलास्टिसिटी कम होगी, टाइम पीरियड ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जब हमें ज्यादा टाइम मिलेगा, चलो आज नहीं कल, अभी का जो एग्जांपल ले रहे थे प्रोजेक्ट सबमिट करने का, महीने भर का टाइम मिल गया, यहां बहुत महंगा है कहीं और से ले लेंगे, क्लियर। लेकिन जब टाइम नहीं है आज ही, तब तो इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, किसी भी प्राइस पर वो परचेज करेंगे, क्लियर। एंड लास्ट है हैबिट। जो हैबिचुअल गुड्स हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, और नॉन हैबिचुअल गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। जो चेन स्मोकर होता है, जो ड्रंकार्ड होता है, ठीक है, कोरोना के टाइम पर एक न्यूज बड़ा पॉपुलर हुआ था कि बीच में गवर्नमेंट ना वाइन शॉप ओपन कर दी, बाय 1 गेट 2 फ्री कर दी गवर्नमेंट, तो लोगों का कोरोना में आसपास सोशल डिस्टेंसिंग का इशू रहता था, न्यूज में दिखाया कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। जो हैबिचुअल लोग उस समय कहते थे कि भाई का सारा काम बंद है, इनकम नहीं है, तो ये इतनी लंबी लाइन कैसे लग गई? हैबिट, हैबिचुअल गुड्स।
ठीक है। तो जो हैबिचुअल गुड्स होती है और लोग 100 का 500 में परचेज कर रहे हैं, हैबिचुअल गुड है। तो जो हैबिचुअल गुड्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, और जो नॉन हैबिचुअल गुड्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी और डिमांड, ठीक है, क्या है कि डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड में क्या चेंजेस होते हैं। इलास्टिसिटी और डिमांड के 3 टाइप्स हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड सिलेबस में नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर 3 टॉपिक सीखते हैं, टाइप्स, काइंड्स, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड, जो कि 5 होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। फिर दूसरा टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड, जिसके अंदर 3 मेथड सीखते हैं, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, दोनों सेम है। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड आर्क, पॉइंट या ज्योमेट्रिकल मेथड। और थर्ड एंड लास्ट टॉपिक सीखते हैं डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी और डिमांड, जिसके अंदर 9 फैक्टर्स के बारे में सीखते हैं। तो ये टोटल इलास्टिसिटी और डिमांड है। बंद कर दो शिवम। हाँ शिवम बंद कर दो। हाँ हो गया।